हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में वैज्ञानिक परिदृश्य को देखने वाले हैं। साथ ही इसमें जो टॉपिक्स हैं जैसे कि डिफेंस हुआ आपका, या स्पेस हुआ, या फिर एनवायरनमेंट हुआ, इन सभी को हम देखने वाले हैं। और हाँ, जैसे मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं ऐसे कुछ, उनको भी देखेंगे साथ साथ में। और बाकी हम मेन पर्पस ये रखेंगे कि एग्जाम में PYQ कैसे पूछा जाता है, देन हमारा कैसा आउटपुट होना चाहिए, उसी बेसिस पर हम इस करंट अफेयर्स को करेंगे कवर, है ना। ये हमारा आई दृष्टि बुक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो पहला टॉपिक है आर्टेमस कार्यक्रम। इसमें देखो, आर्टेमस सेकंड पूछा है। हमारा काम है कि हम इस आर्टेमस से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक बैकग्राउंड है उन सबको समझ लें। बाकी आर्टेमस 2 को तो समझ ही लेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले आर्टेमस कार्यक्रम किसका है? नासा का है। इसने यानी कि ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, उनको यानी कि एक स्टेज वेज में रखा गया है। 1 बाय 1 हम समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मिशन 2022 में लॉन्च किया गया था। ओरियन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा से 14 लाख मील दूर तक ले आया गया था और वापस लाया गया था। यानी कि इसमें यान का परीक्षण किया गया था पहली बार, कि कैसे हम डॉकिंग वगैरह करेंगे या फिर कुछ। देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट था जो कि अप्रैल 2026 में हुआ था, रिसेंटली। मानवयुक्त उड़ान थी। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर ले आया गया था इस मिशन के जरिए। इसमें एक महिला थी, वो थी क्रिस्टीना कोच, जो कि चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये फैक्ट है, याद रखना है। इन तीन, बाकी ये 3 अलग है ना, ये वाले इनको देख लेना आप, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड जाएगा ना पूछने का क्वेश्चन, तो वो इस चीज पर जाएगा कि पहली महिला कौन है, क्रिस्टीना कोच। देन देखो, ये 2 मिशन है ना, ये चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर बस अंदर, यानी चंद्रमा पर नहीं उतरा है, ये वाला मिशन है। और जो 2027 का आर्टेमस 3 मिशन होगा ना, ये मानव युक्त होगा, बट इसमें डॉकिंग और लैंडर सिस्टम का परीक्षण होगा, लैंडर सिस्टम का, ठीक है ना। जो 4 मिशन होगा 2028 में, ये मानव युक्त होगा, और इसका उद्देश्य होगा कि चंद्रमा की सतह पर हम मानव उतारें, वो भी किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। तो ऐसे करके 4 मिशन है, ठीक है। आर्टेमस 2 समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट। बेसिक समझ लो, जैसे कि एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट, ये किसके लिए है या किसने किया था? तो इसरो ने किया था गगनयान मिशन के लिए। यानी कि गगनयान मिशन जब हमें लॉन्च करना है तो उसकी बेसिक तैयारी करना है, तो बेसिक तैयारी का एक पार्ट है। तो गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल्स के लिए पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली का प्रदर्शन करना है, एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट, क्लियर। देन नेक्स्ट है, देखो ये फैक्ट है, गुजरात का पहला साउंड रॉकेट। तो बस इतना फैक्ट है, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आए तो बता देना, नहीं तो बस आ नहीं सकता ये वाला फैक्ट। नेक्स्ट मिशन है मित्रा, जिसका क्या नाम है? मित्रा। एक बार देख लो मित्रा को यहाँ पर। मिशन मित्रा इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है लद्दाख क्षेत्र में। अब इसका उद्देश्य रहता है कि जो अंतरिक्ष जैसी वातावरण जैसी परिस्थिति है ना, वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में है। इसीलिए हम यानी इनोवेशन वगैरह के लिए सेम कर सके, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, कम ऑक्सीजन जैसी स्थितियां हैं, जो कि अंतरिक्ष जैसी सामान्यतः कंडीशन बनाती हैं। एक है हॉफ मिशन, ये भी कहाँ पर है? तुषार घाटी में। सेम इसकी भी परिस्थितियां, यानी कि अंतरिक्ष में जो गतिविधियां हैं, अनुसंधान है, उनको पहले हम जमीन पर कर लें, ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव है हॉप मिशन। देन नेक्स्ट, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है 4 नए टेलीस्कोप की स्थापना एवं उन्नयन की घोषणा। बजट 2026-27 में 4 नए टेलीस्कोप की घोषणा की है। 4 नए टेलीस्कोप कौन कौन से हैं? एक
NLST है, दूसरा NLOT है, UHCT, देन कॉस्मोस 2। बेसिक है, बस इतना देख लो, बाकी आगे बढ़ो, क्योंकि देख सकते हैं इनका वेटेज कितना है एग्जाम अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट है अपना टॉपिक, चंद्रयान 4 के लिए मॉन्सटाउन क्षेत्र में स्थित MM4 लैंडिंग साइट के रूप में चिन्हित। पहला फैक्ट, चंद्रयान मिशन 4 है, वो क्या है, उसका क्या उद्देश्य है। दूसरा कि मॉन्स माउंटाउन क्षेत्र कहां पर है। तो पहले मॉन्स माउंटाउन क्षेत्र को समझ लेते हैं। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित क्षेत्र है, ठीक है ना। अब आ जाओ चंद्रयान 4 के बारे में। चंद्रयान 4 वर्ष 2027-28 में प्रस्तावित सैंपल रिटर्न मिशन होगा। क्या है, सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र कर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। टारगेट क्या है कि चंद्रमा की मिट्टी और उसकी चट्टान के नमूने को एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है, वो चंद्रयान 4 मिशन है। लूपेक्स क्या है, लूपेक्स भी चंद्रयान मिशन है, जो जापान और इंडिया का सहयोग है, याद रखना है लूपेक्स को, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाओ कि मॉन्सटाउन और थोड़ा समझ लो, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है, एक फ्लैट टॉप है। इट मींस कि लैंडिंग साइट परफेक्ट है, यहां से सैंपल रिटर्न की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की पहली सफल इमेजिंग भारत की निजी स्पेस कंपनी अजिस्ता स्पेस ने अपने स्वदेशी उपग्रह द्वारा ISS की सफल इमेजिंग कर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA में भारत की क्षमता को सुदृढ़ किया है। यानी कि एक प्रकार की क्या की है, स्पेस वॉचिंग की है इसके जरिए। याद हमें इसीलिए रखना है क्योंकि ये भारत की निजी स्पेस कंपनी है अजिस्ता स्पेस, ठीक है ना। बाकी कुछ बेसिक फैक्ट है, जैसे कि जो ISS है उसके बारे में बेसिक जान लो। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो कि पहला निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जिसका नाम क्या होगा, हेवन 1। तो हेवन 1 रिसेंटली चर्चा में रहा था, क्या है वो, तो एक निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, ऐसे MCQ बन सकता है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी वेस्ट स्पेस द्वारा इसे बनाया जाएगा, जिसका क्या नाम है, हेवन 1। आकाशा 300 3D प्रिंटर केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D ने स्वदेशी रूप से आकाशा 300 3D प्रिंटर इसरो के लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर LPSC वलियामल को सौंप दिया है। उद्देश्य क्या है कि यानी कि ये उच्च तापमान पर काम करने वाला औद्योगिक स्तर का प्रिंटर है, जो उन्नत थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट सामग्रियों का उपयोग कर जटिल अंतरिक्ष पुर्जों का निर्माण कर सकता है। बेसिक समझो। अब एक है अगिनते। तो अगिनते क्या चीज है, एक 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है। अगिनते क्या चीज है, 3D बूस्टर इंजन है। देन नेक्स्ट, यह इंजन अब तक का सबसे बड़ा 1 मीटर इनकोनेल रॉकेट इंजन है, जिसे एक टुकड़ी यानी एक ही टुकड़ी से बनाया गया है, इसीलिए थोड़ा अग्निते महत्वपूर्ण है। देन नेक्स्ट टॉपिक है PSLV C62 मिशन। ये मिशन क्या हुआ था, इसरो का था, जो कि असफल हो गया था। तीसरे चरण में समस्या के कारण सफलता नहीं मिली थी। पिछली विफलता PSLV 61 भी थी, जो कि दोनों ही मिशन क्या हो गए थे, असफल हुए थे। इसरो का LBM 3rd M6 मिशन, ये इसीलिए हमें याद रखना है कि USA का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को उसकी कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में
लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। देन इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये अब तक का इसरो द्वारा सबसे भारी उपग्रह है, 6100 किलोग्राम, यानी कि इसरो की क्षमता से थोड़ा वृद्धि हुई है, ठीक है ना, तो इसीलिए भी याद रखना है। इसमें 223 वर्ग मीटर का फेज्ड एरे, जो इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह बनाता है। इसरो का LVM-35 मिशन, किसका LVM-35 मिशन? इसरो का, इतना याद रख लो। कितने किलोग्राम का है? 4410 kg का है। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, निसार उपग्रह भारत और अमेरिका का है। किनका है निसार? भारत और अमेरिका, भारत की इसरो और USA की नासा, इन दोनों के बीच सहयोग है। GSLV के द्वारा इसे सनसिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में इसे प्रक्षेपास्त्र किया गया है। इसमें ये जान लो कि नासा किसका सहयोग कर रहा है और इसरो किसका। तो नासा L बैंड का और इसरो S बैंड का। इसरो से S पहले आ रहा है तो ऐसे याद कर लो कि इसरो S बैंड, नासा L, तो नासा से L, वो कैसे भी अपना याद कर लेना, लेकिन इसरो याद रहेगा कि इसरो S से संबंध रहेगा। देन नासा का यानी कि इसरो का अदर है, जैसे GSLV रॉकेट्स, प्रक्षेपण यान है, मिशन संचालन है, ये किसका काम है? इसरो का। नासा का 12 मीटर एंटीना GPS सिस्टम, ये किसका है? नासा का है। निसार को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, पहले जान चुके थे हम इसके बारे में। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष। अब जैसे L बैंड है वो क्या कार्य करेगा, S बैंड है वो क्या कार्य करेगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज कर लेना, देख लेना, सिंपल है। एक्सियोम मिशन 4, तो इसीलिए हमें याद रखना है एक्सियोम 4, क्योंकि यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ना, उसमें 18 दिन की क्या की थी, ऐतिहासिक एक मिशन पर गए थे 18 दिन के लिए। देन इसमें 4 अन्य सदस्य भी थे, 4 यानी टोटल कुल मिलाकर 4 सदस्य थे, जिसमें 3 अन्य सदस्य ये थे, जैसे पैगी विल्सन है या टेवोर कापू है, देन लास्ट में ये थे। तो इस प्रकार 4 सदस्यीय मिशन था। भारत के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शुभांशु शुक्ला है ना, वो भारतीय अंतरिक्ष में जाने यानी जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन? शुभांशु शुक्ला, इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन है। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा वर्ष 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयुज T11 अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के बाद 41 वर्ष बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे। पृथ्वी की कक्षा में आने वाले दूसरे भारतीय हैं, लेकिन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। ये अंतर के लिए याद रखना है आपको, ठीक है ना। एक्सियोम 4 मिशन इसरो के अनुसंधान, इसरो ने यहाँ पर क्या अनुसंधान किया है, तो 7 लघु सूचीबद्ध सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के अनुसंधान किए माइक्रोग्रेविटी पर, जैसे माइक्रोग्रेविटी है, सलाद के बीजों को अंकुरित करना है, सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि, देन खाद्य फसलों में बीजों की वृद्धि, मापदंडों पर सूक्ष्म गुरुत्व का प्रभाव इत्यादि इसरो ने अध्ययन किया था वहां पर जाकर, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक। देश की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास। अब इसमें आपको ना ये समझना है, अगर कोई इनिशिएटिव है तो वो किस राज्य में है, कहां पर है, बस उसकी बेसिक थीम क्या है, बाकी ज्यादा डिटेल है
एग्जाम उपयोगी उतना नहीं है, बाकी मैंने हाईलाइट कर दिया जितना एग्जाम उपयोगी है, और मैं बताता भी चलूंगा। सो बिलीव के साथ पढ़ते रहो, आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू बन जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये भी रहना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स रिवाइज करें, खत्म करें, क्योंकि हमारा स्टैटिक अदर पार्ट भी बचा हुआ है अभी। तो ये कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर इन्फो वैली में है। कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इन्फो वैली में। अब इसमें इसके तहत क्या होगा, जैसे लॉजिक मेमोरी है, सेंसर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अलग अलग घटकों को एक ही कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूप से एकीकृत किया जाता है। ठीक है ना? देन नेक्स्ट है स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट रीडर रिएक्टर FVR। तो कहां पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में है। कहां पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित है। यानी अभी जो अपनी अवस्था यानी क्या कर चुका है, अपनी अवस्था स्थापित चालू हो चुका है अपनी अवस्था में। अब देखो इसने यानी प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। क्रिटिकलिटी का अर्थ क्या है? वह अवस्था है जब रिएक्टर में अब नियंत्रित और स्वस्थायी परमाणु विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पहली बार शुरू होकर परिचालन चरण में प्रवेश करती है, उसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। द नेक्स्ट जैसे भाविनी है, ICR, इनका सही होगा बस। ठीक है ना? अब पूर्ण परिचालन के बाद भारत रूस के बाद व्यावसायिक स्तर पर फास्ट रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। यानी पहला कौन सा है? रूस। देन सेकंड कौन सा है? इंडिया। अब आ जाओ आप, भारत का यानी 3 स्तरीय चरण वाला परमाणु का ऊर्जा कार्यक्रम है। पहला चरण है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें हमने सफलता प्राप्त कर ली है सेकंड में। देन फर्स्ट में हमारा कार्यक्रम पहले से ही चालू था। तीसरा चरण है थोरियम आधारित रिएक्टर का विकास करना, ये अंतिम यानी कि बचा हुआ है अभी। देन नेक्स्ट बोधन AI और एडू AI स्टैक। बोधन AI दोनों ही यानी क्या है, ये पहले क्या बताती हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शोध तक शिक्षा के हर स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने का प्रयास है। बस इतना ही समझो इसमें। ये समझो कि केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु 500 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय की घोषणा की गई थी। तो कितने? 500 करोड़ की, किसमें? बजट 2025-26 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला समर्पित क्वांटम एवं AI विश्वविद्यालय परिसर। क्वांटम सिटी कहाँ है ये आपको बताना है। वैसे क्वांटम सिटी कहाँ पर है? अमरावती में, आंध्र प्रदेश। देन इसको यानी कि जो क्वांटम AI विश्वविद्यालय परिसर है ये कहाँ पर है? ये अमरावती में देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया जाएगा जो पूर्ण रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। अमरावती को क्वांटम वैली के रूप में मान्यता है ना। AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत है, नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। ये यानी कि एक प्रमुख कॉफी टेबल बुक है जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए समाधान तैयार करने वाले 45 अग्रणी AI स्टार्टअप्स की यात्रा वृत्तांत पेश करती है। देन VISAGN और QNU लैब्स के बीच रणनीतिक साझेदारी। समझौता है, क्या ही याद करोगे, बेसिक आप पढ़ लेना अपने नोट्स में। बाकी ये देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो समझने लायक हैं, वो हाईलाइट हैं, जैसे कि वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रगति को देखते हुए डिजिटल अवसंरचना को भविष्य की साइबर जोखिम के विरुद्ध तैयार करना है। यानी कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग पर साइबर हमला हो तो उससे कैसे रक्षा करें, इसलिए समझौता हुआ है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित साइबर सुरक्षा
समझौ यानी क्षमताओं को आगे बढ़ाकर भारत की तैयारियों को मजबूत करना है। विसेज एन द्वारा विकसित यह स्वदेशी क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर इस साझेदारी का केंद्र है। इस स्वदेशी क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर का आधिकारिक नाम क्या है? वैदिक कवच है। ध्रुव 64 भारत ने अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ध्रुव 64 अपना पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का भी PYQ हुआ है, ठीक है ना, 2026 का। तो इसलिए वे आप याद कर लो कि ध्रुव 64 क्या है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का भारत का पहला स्वदेशी डुअल माइक्रो प्रोसेसर है। बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परमरुद्र। कहां पर स्थापित होगा ये? IIT पटना में। इतना ही पढ़ो, आगे बढ़ो। भारत का पहला एकीकृत फोटो कैपेसिटर कहां पर होगा ये? बंगलुरु में लगाया गया है। भारत का पहला फोटो कैपेसिटर। इस नवाचार में मुख्य भूमिका निकेल कोबाल्ट ऑक्साइड NiCO2O4 के नैनो वायर की है। ये नैनो वायर बाउंड्री फ्री रूप में तैयार किए गए हैं और इन्हें निकेल फॉर्म पर सीधे इन सिटू हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया से निर्मित किया गया है। किनसे? इन सिटू हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया से निर्मित किया गया है। द नेक्स्ट, भारत की पहली AI लैब असिस्टेंट तो कहां पर है? IIT दिल्ली में। सहयोग किसका है? डेनमार्क और जर्मनी का। यह प्रणाली केवल प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रयोगशालाओं के भौतिक उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम है। तो AI असिस्टेंट लैब कहां पर है? दिल्ली में, IIT दिल्ली में। द नेक्स्ट, भारत का पहला सॉवरन AI पार्क कहां पर है? तमिलनाडु में। 10,000 करोड़ का निवेश करने की बात हुई है। देन टॉप 500 सूची में यानी कि USA का सुपर कंप्यूटर है वो एलन कैप्टन, जो कि विश्व का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर है, यानी विश्व में प्रथम है USA का कंप्यूटर। टॉप 5 जैसे एलन कैपिटल USA का, यानी कि 3 टॉप 5 में किसके हैं? USA के। देन जर्मनी का 4th है, बाकी 5वां किसका है? USA का। इस रैंक में इंडिया कहां पर है? तो टॉप 500 की सूची में भारत के मात्र 5 सुपर कंप्यूटर मिले हैं, शामिल हुए हैं। उनमें भी 188वें पर ऐरावत है, 196 पर अर्का है, 291 पर अरुणिका है, देन 338 पर प्रत्युष, 469 पर अर्का है। समझ लो, भारत का पहला जैन जेट थीम वाला पोस्ट ऑफिस तो भारतीय डाक द्वारा स्थापित या चलाया गया है पहला जैन जेट थीम वाला पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक की इस पहल के तहत डाकघरों को जीवंत, युवा केंद्रित और आज के छात्रों और नागरिकों से जुड़ाव महसूस कराने वाले स्थानों में बदलना है। द नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष प्रसारण नेटवर्क की स्थापना तो मिशन मौसम के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इनको स्थापित करने की मंजूरी दी है। एक पहला दिल्ली NCR में होगा, दूसरा चेन्नई में होगा। कहां पर? अब ये परिचालन उपग्रहों का यानी लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों से वास्तविक संचालन होगा, ऐसे डिजाइन किए गए हैं। स्वदेशी 4G सेवा देने वाला 5वां देश बना है भारत। नेक्स्ट है अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। अब हम आ गए एनवायरमेंट के पोर्शंस पर। भारत में नए रामसर स्थल, और जैसे 100वीं साइट है रामसर साइट, वो कौन सी है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसका दूसरा नाम क्या है? सौरा ताल। ये कहां पर है? यूपी के बलिया में। कहां पर? यूपी के
बलिया में। देन 99 माना कि 99 वाला कौन सा है? सीका पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है? यूपी के अलीगढ़ में, यूपी के अलीगढ़ में। अब इसमें यानी कि जो 100 रामसर साइट हैं उनकी सूची दी गई है। आपका काम होगा कि पीडीएफ आप चाहो तो उसको अपने लैपटॉप या मोबाइल में खोल सकते हो, नहीं तो प्रिंट आउट ले सकते हो। इन सभी साइट्स को एक बार देख लेना। जैसे सबसे ज्यादा किसमें है? तमिलनाडु में है। देन उसके बाद किसमें? यूपी में 13 साइट है। तो हो सके तो आप यूपी की तो पूरी रट लो, जैसे कि ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य। देखो ये पटना बिहार में जाओगे, ऐसा नहीं है, पटना कहाँ पर है? यूपी में। सीखा झील पक्षी अभ्यारण्य, देन जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, यूपी के। तो इस प्रकार आप यूपी की ऐसे साइट याद कर सकते हो। बाकी आपका काम होगा कि इन सब साइट्स को एक बार सही से पढ़ना, ये आपका काम है। पीडीएफ से चाहे प्रिंट आउट या मोबाइल से पढ़ना है, लेकिन काम करना है बस आपको ये। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम रामसर साइट देख लें तो ये हम बता सकते हैं कि ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पे इस राज्य में होगा। तो इसलिए हमारे ऐसे कई ऑप्शन आते हैं एग्जाम में जिनको हम एलिमिनेट कर ले जाते हैं और हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी रामसर साइट आपको याद करनी है। देन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिम सरोवर। कहां पर है? लद्दाख में लॉन्च किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लद्दाख की विषम भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक हिम संचयन और जल निकायों का निर्माण करना है। प्रोजेक्ट हिम सरोवर आत्मनिर्भर लद्दाख और सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2026 को मनाया गया था दिल्ली में असोलावट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में। गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय निक्षेपागार मिशन कौन सा है? भवसागर। कौन सा है? भवसागर। भवसागर का यानी कि उद्देश्य क्या है? इसके विशेषताएं क्या हैं? गहरे समुद्रों से प्राप्त प्रतिनिधि जैविक नमूनों को बाउचर नमूनों के रूप में सुरक्षित रखना है। यानी कि जो गहरे समुद्री क्षेत्र में जो निक्षेप हैं या समुद्री निक्षेप जीवों के, उनको क्या करना है? सुरक्षित रूप से रखना है, उनकी तुलनात्मक और सटीक पहचान का अध्ययन करना है। ठीक है। भवसागर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर ने अपनी 8वीं रिपोर्ट जारी की है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर एंड प्रदूषित पाकिस्तानी देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। इंडिया कौन से पर है? इंडिया 6वें स्थान पर है प्रदूषण के मामले में। देन भारत में उत्तर प्रदेश का लौनी गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। कौन है? लौनी गाजियाबाद का। देन दूसरे नंबर पर चीन का है हॉटन। क्या है? हॉटन। दिल्ली 4th पर है शहर में। बाकी राजधानी में दिल्ली कौन से पर स्थित है? पहले स्थान पर। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है कौन? नई दिल्ली। दूसरे नंबर पर ढाका। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लिए नए लक्ष्य यानी NDC अपडेट हुए हैं 2026 में। आपको देख कर ही जाने ये एग्जाम में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2031-35 की अवधि के लिए इन अपडेटेड लक्ष्यों को मंजूरी दी है। अब ये मंजूरी लक्ष्य यानी अपडेटेड वर्जन कौन सा है? उत्सर्जन तीव्रता का देखो 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 47% तक कम करने का लक्ष्य है।
वर्तमान में 2005 से 2020 के बीच भारत ने पहले ही अपनी उत्सर्जन तीव्रता 36% की कमी दर्ज की है। यानी कि उत्सर्जन तीव्रता में 2035 तक कितना टारगेट है? 47% तक ले जाना। देन गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता है, यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में इसका टारगेट है 60% का 2035 तक। वर्तमान में हमने 50% तक अचीव कर लिया है। कार्बन सिंक का टारगेट है कि हम 3.5 से 4.0 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक करना। वर्तमान में हमने कितना कर लिया है? 2.3 बिलियन टन का कार्बन सिंक प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे करके अपने NDC अपडेट है। पहला टारगेट कितना है? 47%। देन दूसरा टारगेट कितना है? 60%। तीसरा टारगेट कितना है? 3.5 से 4.0 बिलियन। ठीक है, अब आ जाओ कि NDC कैसे आते हैं, इनका क्या रहा इतिहास। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एक NDC एक जलवायु कार्य योजना है जिसे प्रत्येक देश ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए तैयार करता है। ये UNFCCC के अनुसार पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पक्ष अपने क्रमिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने के तैयार, संप्रेषित और बनाए रखने होते हैं। इन्हें हर 5 वर्ष में अपडेट करना होता है। ठीक है, पेरिस समझौते के तहत NDCs आते हैं। देश का पहला LNG डुअल फ्यूल इंजन किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। इसमें यानी कि डीजल और LNG दोनों पर संचालित होने में सक्षम है इंजन। एक दूसरे को यानी कि अगर डीजल से LNG में, LNG से डीजल में ऑटोमेटिक सुगमता से स्विच कर सकते हैं। अब इस तकनीकी का यानी कि LNG का आने से क्या होगा? डीजल की खपत में लगभग 40% तक की कमी ला सकते हैं। डीजल की बचत से प्रति इंजन सालाना लगभग 12 लाख की प्रत्यक्ष बचत का अनुमान है। कितने की? 12 लाख की प्रत्यक्ष बचत का अनुमान है। देन नेक्स्ट है LNG डीजल की तुलना में कम हानिकारक गैसें उत्सर्जित करता है जिससे वायु प्रदूषण भी कम होता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में कहां से कहां तक? जींद रेलवे स्टेशन से लेकर ललित खेड़ा रेलवे स्टेशन तक। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चली है? हरियाणा में। COP30 UNFCCC की 55वां 30वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? ब्राजील के बेलम में हुआ था। यहां से आई थी बेलम पैकेज घोषणा। देन ये अमेजोन वर्षा वनों के लिए यहाँ पर एक आया था इनिशिएटिव, वो था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी TFF। ठीक, वनों के संदर्भ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को रिजल्ट बेस्ड पेमेंट मॉड्यूल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। COP30 में ही ब्राजील, भारत और इटली और जापान आदि देशों ने टिकाऊ ईंधनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा वेलम 4X प्लेज की शुरू की है, यानी प्लेज घोषणा शुरू की है। COP30 ने मीथेन और ब्लैक कार्बन जैसे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को कम करने के लिए एक नया एक्सेलरेटर शुरू किया है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स जीवन काल में छोटे होते हैं परंतु गर्मी बढ़ाने की क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है, SLCPC। देन नेक्स्ट, अब COP31 की अध्यक्षता कौन करेगा? तुर्की करेगा, जिसका शहर कौन सा है? अंताल्या। COP17 का सम्मेलन जो कि जैव विविधता पर COP हुई ना 17, तो उसका सम्मेलन है, कहां पर हुआ था? आर्मेनिया में हुआ था। बस इतना याद रखना है आपको कि जो बायोडायवर्सिटी पर COP हुई थी उसका सम्मेलन कहां पर हुआ है? आर्मेनिया में। कहां पर हुआ है? आर्मेनिया में। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहां पर होती है ये?
संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी शहर है उसका, उस जगह होती है। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में वर्ष 2027 विश्व संरक्षित और कंजर्व एरिया कांग्रेस के लिए अगले मेजबान पनामा का चयन हुआ है। भारत के संदर्भ में IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की अद्यतन स्थिति क्या है? तो 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया है, जैसे कि जो नियर थ्रेटेंड हैं उनमें इंडियन कॉर्सर, इंडियन रोलर, रूफस टेल्ड लार्क, ये कैसे हैं? निकट संकटग्रस्त हैं। लॉन्ग बिल्ड ग्रास हॉपर बार्लर, ये किस सूची में शामिल है? तो ये एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। देन नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेड लिस्टेड रोड मैप। इसमें आप इतना याद रखो कि जो जैव विविधता यानी कि विश्व के मेगा डाइवर्स देश हैं, उनमें भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है। भारत के पास 2.4 विश्व की भूमि है, लेकिन यहाँ पर वनस्पति प्रजातियां कितनी रहती हैं? लगभग 8%, और जीव जंतुओं की प्रजातियां कितनी रहती हैं? लगभग 7.5%। आंकड़ा लगा सकते हो। बायोफेच 2026 जैविक उत्पादों पर ये बायोफेच हुआ था। कहां पर? जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। अब इसमें भारत की एपेडा द्वारा चावल, तिलहन, मसाले, जड़ी बूटी, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, इलायची सहित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष मेले में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा भी दिया गया था। कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया था। इस सम्मेलन में मेघालय ने जैविक उत्पाद स्रोत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। किसने? मेघालय ने। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तो IUCN ने इसको मान्यता दे दी है। कौन सा है? पाक खाड़ी, जो कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। ये कहां पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु के क्षेत्राधिकार में, ठीक है ना। डुगोंग या समुद्री गाय भारत के विशिष्ट तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें जैसे मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, देन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसमें ये डुगोंग पाई जाती है। ये समुद्री शाकाहारी जीव विश्व स्तर पर IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध है और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अंतर्गत संरक्षित है। देन नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा। तो दक्षिणी अंडमान की चिड़िया टापू में भारत के प्रथम राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र NCRRI की स्थापना की घोषणा की है दक्षिणी अंडमान में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल हो गया। इसके शामिल होने से भारत में अब 13 MAN में शामिल हो गए हैं। MAB में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं, जो कि यूनेस्को के द्वारा संचालित है। 13 संख्या हो गई है। भारत सरकार ने 18 जैव मंडल आरक्षित किए हैं, उनमें से 13 यूनेस्को में शामिल है। इस क्षेत्र में यानी कि आपका ये कोल्ड डेजर्ट है, इसमें कौन कौन क्षेत्र आता है? तो इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र आता है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र आता है, चंद्रताल क्षेत्र एवं सारचू का क्षेत्र आता है। कोल्ड डेजर्ट सामान्यतः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश इन दोनों का क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हिम तेंदुआ है, हिमालयन ब्राउन बियर है, आइबेक्स जैसी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार, तो किसको मिला है? भारत को मिला है। हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज 15 वर्षों के लिए 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विशेष अन्वेषण अधिकार प्राप्त हुआ है।
अब ये मिशन यानी कि यह उपलब्धि ब्लू इकोनॉमी और डीप ओशियन मिशंस की दिशा में रणनीतिक प्रगति है। इसी के साथ देखो कि पहला यानी कि दूसरा है, तो पहला कौन सा था? पहला अनुबंध सेंट्रल इंडियन रिज एवं साउथ वेस्ट इंडियन रिज 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए, तथा दूसरा वर्ष 2025 में कार्लसवर्ग रिज हुआ है। ये पहला था, ये दूसरा है। किसमें? पॉली मेटेलिक सल्फाइड की खोज में। यहाँ पर एक फैक्ट सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया लगा था, वो क्या था कि भारत देखो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अन्वेषण के लिए क्षेत्र प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना था, और अब पीएमएस अन्वेषण करने के लिए 2 अनुबंध रखने वाला भी पहला देश बन गया है। सबसे पहले भारत ने प्राप्त किया था, फिर 2 अन्वेषण यानी 2 पत्र किसने रखे हैं? 2 इंडिया के पास हैं, टीवी बन गया था। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं इनको समझ लो। समुद्र तल पर बनने वाले कंक्रीशंस हैं जो लोहे और मैग्नीज के हाइड्रोक्साइड के समकेंद्रीय परतों से निर्मित होते हैं। इनमें निकेल, तांबा, कोबाल्ट जैसी धातुएं भी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशंस COP15। तो प्रत्येक 3 वर्ष में ये होती है। अभी कहां पर हुई थी ये? तो अभी हुई थी COP15 विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुई थी। देन अब ये यानी कि इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। इसी के तहत पहली बार भारत के इंदौर और उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया था। इंदौर और उदयपुर को याद रखना है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है COP16 कहां पर होगी? ये पनामा सिटी में आयोजित की जाएगी। COP16 COP15 कहां पर है? ये जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। नेक्स्ट है भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पर है? असम में, जो बांस से बायो एथेनॉल का उत्पादन करेगा। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ये इसको जारी करता है। देन नेक्स्ट बाकी सब सेम है कि इनका क्षरण हो रहा है वेटलैंड का। 2022 में अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के वर्ष 2030 तक प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है इसको वेटलैंड रिपोर्ट्स के अनुसार। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य 2 के तहत यानी सभी निम्नीकृत पारितंत्रों के कम से कम 30% की बहाली, और लक्ष्य 3 के तहत भूमि, जल एवं सागरों में कम से कम 3% का संरक्षण करना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। अब हम हेल्थ पर आ गए। इससे पीछे हमारा 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे एनवायरमेंट है, साइंस टेक का बेसिक है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखो जितना हाईलाइट है उतना ही आपको पढ़ना है, बाकी ज्यादा मगजमारी करनी नहीं है, क्योंकि एग्जाम निकालना हमारा मेन पर्पज है। डेंगू वैक्सीन TAK 003 ताकेदा, क्या है? ताकेदा। भारत में डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिली है किसको? ताकेदा को। 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग वैलिड है, यानी लाइव एनुटेटेड वैक्सीन है जिसमें डेंगू वायरस के चारों सेरोटाइप्स 1, 2, 3, 4 के कमजोर संस्करण शामिल हैं। अब ये कुछ है कि यानी कि ये 1 और 2 के लिए ज्यादा सही है, 3 और 4 के लिए कम सही है। भारत में 3 के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ इसमें बोला गया है, ठीक है ना। अब आ जाओ, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान। तो PM द्वारा 2000 फरवरी 2026 को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर
की रोकथाम के लिए एक व्यापक HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह अभियान विशेष रूप से 9 से 14 वर्ष की आयु 15 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए लक्षित किया गया था। इसकी डिजिटल संरचना यानी कि यूविन पोर्टल इसका सहयोग करेगा, डेटा वगैरह। देन नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी टीडी वैक्सीन। तो केंद्रीय अनुसंधान परिषद CRI ने में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री JP नड्डा ने स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टीडी वैक्सीन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्वास्थ्य AI पहल सही और बोध। AI पहल है सही और बोध। सही क्या चीज है? भारत के लिए स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीति। देन बोध क्या चीज है? तो स्वास्थ्य AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म। दोनों के नाम से क्लियर हो रहा है, इतना ही याद रखना है आपको। भारत का पहला लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बायोबैंक कहां पर है? अहमदाबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट है मूनशॉट परियोजना। मूनशॉट परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना है, यानी कि सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन प्रोसेसर का विकास करना है। इसका मूनशॉट परियोजना किससे संबंधित है? ब्रेन प्रोसेसर का निर्माण करने से। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसका नाम क्या है? आई लिव कनेक्ट, जिसमें क्या होगा कि सीधे विशेषज्ञों की निगरानी में काम करेगा। ठीक है ना। सुपरनोवा स्टेंट रिट्रीवर, जिसका नाम क्या दिया गया है? ग्रास रूट। एम्स दिल्ली में गंभीर स्ट्रोक लकवा के इलाज के लिए देश के पहले स्वदेशी उन्नत ब्रेन स्टेंट का समर्पित क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक ग्रास रूट किया गया है। इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल को ग्रास रूट ट्रायल का नाम दिया गया है। AI आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग, तो नई दिल्ली में भारत का पहला AI संचालित सामुदायिक डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य मधुमेह के कारण होने वाली आंखों की बीमारी की जल्दी से पहचान करना है। किसका? AI आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? कि आंखों की बीमारी की जल्द पहचान करना मधुमेह के कारण होने से। भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक कहां पे स्थापित हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। यूपी का ग्रेटर नोएडा है, उसमें क्या हुआ है? पहला सरकारी AI क्लिनिक। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे जारी करता है। 184 देश हैं। इसमें बताया है कि कोविड-19 महामारी के बाद अगर किसी में मारे गए तो टीबी से सबसे ज्यादा लोगों की संख्या, डेथ होने वाले की संख्या। देन भारत की भूमिका, यानी कि टीबी में सबसे ज्यादा रोग भारत से सबसे ज्यादा हैं। इसमें देखो टीबी के मामले में 60% हिस्सा रखते हैं कौन? वैश्विक टीबी बोझ 60, उनमें भारत की भागीदारी कितनी है? 25%। देन इंडोनेशिया 10%, फिलीपींस 6.8%। भारत का टारगेट था कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित करें, लेकिन रियल में अभी तो नहीं हुआ ना। वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक का। 2025 निकल चुकी है, 2026 चल रही है। ठीक है ना। वैश्विक लक्ष्य क्या है? 2030 तक टीबी का उन्मूलन करना। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0, यानी जो एंटी माइक्रोबियल
रेजिस्टेंस होते हैं AMR, तो उन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 है। तो WHO की विश्व AMR जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर के अवसर पर लॉन्च की गई है पंचवर्षीय योजना 2025 से 2029 वैश्विक स्वास्थ्य खतरे रोग AMR रोगाणु रोधी प्रतिरोध के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पहली कार्य योजना 2017 से 2021 के लिए थी। पहली स्वदेशी क्रिस्पर CRISPR आधारित जीन थेरेपी, उसका नाम क्या है? बिरसा 101 है। स्किल सेल के यानी जो स्किल सेल रोग है उससे लड़ने के लिए बनाई गई है। स्किल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स आधारित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय आबादी को प्रभावित करने वाले स्किल सेल रोग एक गंभीर आनुवंशिक विकार के उन्मूलन पर एक निर्णायक कदम या दिशा का काम करेगा। इसका ये उद्देश्य है। देन नेफ्रिथोमाइसिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से खोजी गई एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन तैयार कर ली है, जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है और विशेष रूप से कैंसर रोगियों तथा नियंत्रित न होने वाले मधुमेह के मरीजों के लिए उपयोगी है। एंटीबायोटिक यानी यह पहला भारत का स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसे AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस एंटीबायोटिक के विकास के फलस्वरूप सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया का भी उपचार संभव हो सकेगा। यह रोग बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ साथ मधुमेह, कैंसर आदि से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों को प्रभावित करता है। यह नया एंटीबायोटिक वर्तमान में उपलब्ध विकल्पों की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक प्रभावी है। ठीक है ना? नेक्स्ट है द्रव्या पोर्टल। तो इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के ज्ञान का डिजिटल भंडार है। किसका? द्रव्या पोर्टल का उद्देश्य आयुर्वेद के ज्ञान का डिजिटल भंडार। द्रव्या जो DRAVYA द्रव्या पोर्टल है, उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का डिजिटल भंडार है। यह वैश्विक शोध और नीति निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत और ओपन एक्सेस मंच प्रदान करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट मलेरिया वैक्सीन एडफ्लेक्सीवैक्स, बस नाम समझ लो क्या है, मलेरिया वैक्सीन है। भारत का टारगेट था मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, हमें मलेरिया उन्मूलन करना है 2030 तक, ये भारत का टारगेट है। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया, ये क्या चीज है? तो एक वैक्सीन है, किसे? मलेरिया से संबंधित। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका था इसका कि R21 मैट्रिक्स क्या है। देश का पहला फर्स्ट स्टेम सेल बायो बैंक कहां पर है? हैदराबाद में स्थापित हुआ है ये पहला फर्स्ट स्टेम सेल बायो बैंक। नेक्स्ट है केन्या में मानव अफ्रीकी ट्रेपेनोसोमियासिस हेट का उन्मूलन घोषणा कर दिया केन्या ने। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। स्लीपिंग सिकनेस एक परजीवी जनित बीमारी है जिसका कारण ट्रिप्नोसोमा बुरसेई है और यह तेतसी मक्खियों के काटने से फैलती है।
जो इसके परजीवी को संक्रमित मनुष्यों या पशुओं से प्राप्त करती है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट है, अब आ गए हम डिफेंस टेक पे, यानी कि रक्षा विज्ञान पर। देन इसके बाद कुछ अभ्यास होंगे, सो ये फिर खत्म ये टॉपिक। ठीक है ना, बस बने रहो आप लास्ट तक, पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो, रुद्रम सेकंड सफल उड़ान परीक्षण है। तो रुद्रम एक मिसाइल है जो कि यानी वायु से सतह मिसाइल का उड़ान का परीक्षण किया गया था, सफल हुआ था ये। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक हाइपरसोनिक मिसाइल है कौन? रुद्रम सेकंड। याद रखना है इतना बस। आगे बढ़ो। भारत वियतनाम ब्रह्मोस आपूर्ति समझौता। तो भारत ने फिलीपींस के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को पहला हस्ताक्षर किया था, और फिलीपींस ही इसके तहत यानी कि ब्रह्मोस को प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बना था। कौन? फिलीपींस। देन नेक्स्ट है, ब्रह्मोस का निर्माण भारत का डीआरडीओ, रूस का एनपीओ। अब भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम से ब्रह्मोस नाम आया है। अब ये मिसाइल पनडुब्बी, पोतों, विमानों या सतह आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक तेज है, यानी 2.8 मेघ गति है इसकी। ICGS अचल एक भारतीय तटरक्षक जहाज है। अब इसका निर्माण यानी जो 8 तीव्र गति वाले जहाज हैं उनमें से कौन सा है? अचल, 5वां है। ठीक है। अदम्य श्रेणी तीव्र गति पोत, भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइडेड हथियार तारा। तारा जो कि मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है, जो बिना गाइडेंस वाले वॉरहेड्स को सटीक गाइडेड हथियारों में बदलने वाले भारत की पहली स्वदेशी गाइडेड हथियार प्रणाली है। ठीक है, इसलिए याद रखना है। स्टेल्थ फ्रेगेट महेंद्रगिरी। तो फ्रेगेट से संबंधित कौन सा प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है। प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A का संबंध किससे है? फ्रेगेट से। तो फिर प्रोजेक्ट 17A, तो 17A के तहत बने हुए फ्रेगेट्स INS अरिदमन भारत की परमाणु संचालित पनडुब्बी है। तीसरी है, इससे पहले 2 हैं। 2 कौन सी हैं? IRNS अरिहंत पहली थी, 2016 में शामिल हुई थी, और INS अरिघात जो कि 2024 में शामिल हुई थी। जो परमाणु पनडुब्बी होती है ना, वो क्या होती हैं? तो SSBN सिर्फ सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ऐसी परमाणु संचालित पनडुब्बी होती हैं जो समुद्र के भीतर लंबे समय तक छिपकर रह सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM दाग सकती हैं। इसे सेकंड स्ट्राइक क्षमता भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसीलिए जो डीजल आधारित पनडुब्बी होती हैं उन्हें 24 घंटे में या कुछ समय बाद ऊपर आना होता है, इसीलिए वो दिख जाती हैं, नजर में आ जाती हैं रडार वगैरह की। तो उनसे ज्यादा बेस्ट है कौन सी? परमाणु पनडुब्बी। तो इसलिए सब देश परमाणु पनडुब्बी पर काम करते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत मालवन। इसका नाम समझ लो कि मालवन क्या है? पनडुब्बी रोधक या पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत। माई श्रेणी के ये परमाणु रोधी पनडुब्बी रोधी हैं, यानी पनडुब्बी रोधी युद्धक है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल सची का जलावतरण। तो सची क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। देन नेक्स्ट सर्वेक्षण पोत
संशोधक। तो संशोधक क्या है? सर्वेक्षण पोत है। यह जहाज बंदरगाहों के पहुंच मार्गों के तटीय एवं गहरे पानी में विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण नौवहन चैनलों एवं मार्गों के निर्धारण के लिए बनाया गया है। नाम से ही हो रहा है, एक स्पष्ट सर्वेक्षण पोत है संशोधक। अब ALHM के थर्ड और सिटल मिसाइल अधिग्रहण के लिए अनुबंध है। तो बेसिक है ALM के थर्ड हेलीकॉप्टर की विशेषताएं। यह भारतीय तटरक्षक बल के अनुरूप कस्टमाइज किया गया है। इसमें 2 इंजन हैं, शक्तिशाली यानी शक्ति 1H1, ठीक है ना, दोहरा इंजन वाला है। और VL स्टिल मिसाइल प्रणाली की विशेषताएं, ये वर्टिकल लॉन्च है यानी कि लंबवत लॉन्च होती है, जो जड़ोत्तरी और रडार गाइडेंस सिस्टम का मिश्रण है। वायु रक्षा मिसाइल स्ट्रेला 10 का सफल परीक्षण है। अल्प दूरी रक्षा मिसाइल प्रणाली है। कैसी है? अल्प दूरी रक्षा मिसाइल प्रणाली। देन नेक्स्ट इसको समझो। ASC अर्जुन रोबोट, ये भारतीय रेलवे द्वारा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर लॉन्च हुआ है। ये क्या करेगा? यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसका काम है। यह एक AI आधारित भीड़ निगरानी और चेहरा पहचान प्रणाली FRS से लैस है, जो घुसपैठ की पहचान करती है। यह अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित घोषणाएं कर सकती है। अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित घोषणाएं कर सकती है, कर सकता है कौन? रोबोट। देन नेक्स्ट है प्रथम स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत कृष्णा का जलावरण। प्रथम स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत है, जिसका नाम क्या है? कृष्णा। प्रशिक्षण करना है जिसका कृष्णा का। प्राथमिक कार्य क्या है? भारतीय नौसेना के अधिकारी, कैंडिडेटों, महिला कैंडिडेटों सहित और मित्र देशों के कैंडिडेटों को बुनियादी प्रशिक्षण के बाद समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका मेन प्राथमिक कार्य है। देन DRDO द्वारा SFDR तकनीक का सफल परीक्षण। DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा से ठोस ईंधन डायरेक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह एक उन्नत मिसाइल प्रोडोदन प्रणाली है, जो ठोस ईंधन रॉकेट और एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन के लाभों का मिश्रण है। यह दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जिससे भारी ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन जो वायुमंडलीय है वो कैसी? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का यूज करेगी, जिससे कि वजन में कमी आएगी, ठीक है ना। ध्यातव्य है कि ठोस ईंधन डायरेक्टेड रैमजेट तकनीकी मिसाइल को क्रूज चरण के दौरान मैक 3 से 3.5 की निरंतर गति सुपरसोनिक गति बनाए रखने के लिए सक्षम बनाती है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। तो मैन पोर्टेबल कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है, इतना नाम याद रखना है आपको। यानी कि इसमें क्या है? अत्यधिक टेक्निक्स है, जैसे फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। टॉप अटैक क्षमता है, ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। स्क्रैमजेट रैमजेट का वर्जन, यह एयर ब्रीदिंग इंजन है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ईंधन दहन करता है। यह मिसाइल को ध्वनि गति से 5 गुना अधिक यानी कि मैक 5 रफ्तार से उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक गति पर इंजन बहुत गर्म हो जाता है, अतः एक्टिव कूलिंग तकनीकी इंजन के तापमान को नियंत्रित रखती है, जिससे कि मिसाइल लंबी दूरी और लंबे समय तक उड़ान भर सकती है। भारत अब उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन के क्लब में शामिल हो गया, जिसके पास ये उन्नत हाइपरसोनिक और स्क्रैमजेट तकनीकी है। 4th देश बन चुका है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण।
मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित है, सतह से सतह पर मार करने वाली ठोस ईंधन पर आधारित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इसमें क्रूज मिसाइल की भी विशेषताएं और बैलिस्टिक मिसाइल की भी विशेषताएं। क्रूज मिसाइल जो कि एक सीधे यानी कि रास्ता चुनती हैं, और वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो परवलयाकार रास्ता चुनती हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का रास्ता होगा तो वो कौन सी मिसाइल है? क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैन्यूवरेबिलिटी, यानी जो इसे हवा में ही अपने प्रक्षेपवक्र को बदलने की क्षमता देती है, कि इसके हवा में ही छोड़ने के बाद ही इसकी टारगेट की दिशा कैसी भी हो उसको ये पकड़ लेगी। ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। सिंपल है, इनको पढ़ना है, टाइम नहीं देना है बस। यानी पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A-20 भारतीय नौसेना में शामिल है। A-20 भारतीय नौसेना में पहला डाइविंग सपोर्ट है। तटीय गोताखोरों की क्षमता में वृद्धि होगी इससे। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट नाम है A-20, 21, 22, 23, 24। एक कमीशन हो चुका है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन का C-130J MRO केंद्र कहां पर है? बंगलुरु में होगा। यह केंद्र भारत का पहला ऐसा समर्पित केंद्र होगा जो C-130J विमानों के पूर्ण रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रमुख तकनीकी सेवाओं में भारी रखरखाव, एवियोनिक्स अपग्रेड और संरचनात्मक मरम्मत शामिल है। C-130J सुपर हरक्यूलस विमान एक बहुउद्देशीय 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। सैन्य परिवहन विमान जो विश्व भर में टैक्टिकल एयरलिफ्ट मिशन के लिए उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत अंजदीप का भी शिलान्यास हो चुका है, कमीशन हो चुका है। प्राथमिक भूमिकाओं में तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन एवं उन्नत माइन परिचालन की क्षमता शामिल है। अर्नाला श्रेणी रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इस सफल परीक्षण के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की प्रमुख सूची में शामिल होगा जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है और जो रेल नेटवर्क पर बिना पूर्व शर्त चलने, कम दृश्यता और कम प्रतिक्रिया समय में प्रक्षेपण करने की क्षमता के साथ स्वतंत्र संचार और सुरक्षा प्रणालियों से लैस हैं। इससे पहले क्षमता केवल 4 देशों के पास, अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास थी। अब किन के पास है? 5वां भारत देश बन गया है। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, इसके यानी कि 3 प्रमुख घटक हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ड्यू। देन नेक्स्ट, आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। आकाश तीर एक स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनबाउंडेड प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट एवं निष्प्रभावी किया था। जिसने आकाश तीर जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तब उस समय ये चर्चा में आई थी, है ना। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। अस्त्र एक मिसाइल है, निस्तार प्रथम स्वदेशी गोताखोरों की सहायता के लिए पोत है। निस्तार प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत। डायनामिक
पोजीशनिंग सिस्टम डीपीएस के कारण यह प्रणाली पोत उस समुद्र की लहरों और पवनों के बावजूद अत्यंत सटीक स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाती है। डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम। आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। कुछ तो बस नाम ही समझ लो, घटना समझ लो, इतना ही काफी है। ऐसे भी न्यूज है। प्रोजेक्ट 1135.6 प्रोजेक्ट यानी तलवार वर्ग के फ्रिगेट्स का निर्माण किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, अब आगे हम प्रमुख युद्ध अभ्यास पर 2025-26 में जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं उनको हम याद करते हैं। कुछ न्यूमोनिक्स भी लगाते चलेंगे। अगर आपको कोई न्यूमोनिक्स है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी अदर्स लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मेरा काम है, मैं आपको यहाँ पे याद करा दूंगा इन युद्ध अभ्यास को। ठीक है, हमें इस युद्ध अभ्यास में क्या याद रखना है? नाम क्या है, देश कौन कौन उसमें शामिल है, प्लस ये अंतरराष्ट्रीय या कैसा सैन्य अभ्यास है। ठीक है, बस इतना याद करो। पहला है सिनवेक्स युद्ध अभ्यास। कौन कौन है? भारत कंबोडिया, एक सैन्य अभ्यास है। याद कैसे करना है? देखो, कंबोडिया सी आ रहा है इसमें, आई में क्या आ रहा है? इंडिया आ रहा है, तो सिन से बना दो इससे, तो क्या बन गया है? सिनवेक्स। अब भारत श्रीलंका है तो डाइवेक्स। भारत के और श्रीलंका के साथ क्या होता है? दोस्त है ना भारत श्रीलंका का, या श्रीलंका भारत का दोस्त है, तो उसके साथ डी शब्द आए तो किस पे जाओगे आप? श्रीलंका पर। आगे भी देखेंगे अभी हम। एक गोताखोरी अभ्यास है दस्तलित। किसके साथ जोड़ेंगे आप? दस्ट डस्टलिक को किसके साथ जोड़ोगे आप? उज्बेकिस्तान के साथ। यानी कि नाम में उज्बेकिस्तान थोड़ा पेचीदा लग रहा है, तो वैसे ये क्या होगा? उज्बेकिस्तान होगा। पेचीदा पेचीदा यानी धूल वगैरह, किस में ज्यादा धूल होगी? जहां रेगिस्तान वगैरह होंगे उज्बेकिस्तान में, बस सिंपल याद रख लो। भारत और सेशेल्स के बीच लामितीय धर्म गार्जियन याद रखना है आपको। किसके साथ है? भारत और जापान के साथ। खंजर भारत और किर्गिस्तान के साथ। देखो, किर्गिस्तान के खंजर, के फॉर खंजर, के फॉर किर्गिस्तान, ऐसे याद कर रख लो आप इसको। साइक्लोन भारत एवं मिस्र के बीच है, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसे याद कर लो साइक्लोन आते हैं, तो भारत और मिस्र के बीच आते हैं साइक्लोन। वज्रव्याध भारत और यूएसए के बीच है, संयुक्त विशिष्ट बल अभ्यास है। देन ऑपरेशन दोस्ती, देखो आ गया ना, श्रीलंका मालदीव, ऑपरेशन दोस्ती। देन है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति किसके साथ जाएगा? इंडोनेशिया के साथ। भारत मलेशिया, तो मलेशिया के साथ क्या आ रहा है? हरिमाऊ, हरिमाऊ। डेजर्ट, डेजर्ट कहां पर है? यूएई में, तो इसीलिए क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। सूर्यग्रहण नेपाल के साथ है। सूर्यग्रहण यानी कि पहाड़ों से क्या निकल रहा है? सन की दिखाई दे रही है, वो कहां से? सूर्यग्रहण आ रही है नेपाल से। देन अजय वॉरियर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या है? अजय वॉरियर। बिनवैक्स भारत और वियतनाम, तो वियतनाम में क्या आ रहा है? विन आ रहा है, तो वियतनाम में सबसे पहले क्या आ रहा है? विन, तो विनवैक्स। मालाबार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मालाबार तो फेमस ही है। देन नेक्स्ट है मित्र शक्ति। मित्र आ गया, भारत श्रीलंका के बीच। ऑस्ट्रा, ऑस्ट्रा हिंद किससे संबंधित है? भारत ऑस्ट्रेलिया से, नाम में ही ऑस्ट्रा। जेमैक्स भारत जापान, यानी कि जे और इंडिया इसमें लगा है, तो जेमैक्स जापान। समुद्र शक्ति किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से। और गरुड़ शक्ति किससे संबंधित थी? इंडोनेशिया से। गरुड़ शक्ति किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से। समुद्र शक्ति किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से। भारत और इंडोनेशिया। जापाड़ बहुराष्ट्रीय है, सैन्य अभ्यास है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। क्या नाम है जिसका? युद्ध अभ्यास। मैत्री किसके साथ है? भारत और थाईलैंड के साथ। मित्र शक्ति किसके संबंध में है? तो भारत और श्रीलंका के संदर्भ में है। सिलिन यानी कि सिलिनेक्स, तो भारत श्रीलंका। सिलिनेक्स श्री 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 श्रीलंका। सिम्बैक्स सिंगापुर से, सिम्बैक्स सिंगापुर से सिम्बैक्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र
तो भारत सिंगापुर में क्या है, बोल्ड हो गया, एक दूसरे को बोल्ड कर दिया। शक्ति फ्रांस के साथ है, शक्ति किसके साथ है, फ्रांस के साथ। कॉन्क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट मंगोलिया, भारत मंगोलिया के बीच क्या है, एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय। टाइगर ट्रायम्फ किसके साथ है, अमेरिका के साथ। टाइगर ट्रायम्फ किसके साथ है, अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो साइंस टेक का परिदृश्य था, विज्ञान परिदृश्य था, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा हो, और हाँ, आपके जो करंट अफेयर्स टॉपिक हैं साइंस टेक का, वो जल्दी कवर हो गया हो। लगभग 1 सवा घंटे में ये टॉपिक्स पूरा कवर कर लिया है। अगर आप खुद से पढ़ते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।